जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। बजट आप सबके सामने आ चुका है, जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे। टैक्स स्लैब्स की बार बार बात हो रही थी कि टैक्सेस में क्या चेंजेस होंगे, उसमें भी स्लैब रेट में कुछ चेंजेस हुए, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी है उसमें क्या बदलाव हुआ है, कम किया गया है, तो किस किस सेक्टर में फ़ायदा पहुंचेगा उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा समझेंगे कि ये बजट कैसा है, ओवरऑल इसका डेवलपमेंट समझेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, सभी लोग जागरण के पत्रकार भी हैं, बिजनेस की अच्छी समझ रखते हैं, उस पर हम समझेंगे कि ये पूरा जो बजट है वो कैसा रहेगा आपका। मैं अनुराग जी से शुरू करना चाहूँगा। सर, क्या कहना है कि ये बजट कैसा है लोगों के लिए? बताइए, इस बजट में निवेश की बातें करी गई हैं, विकसित भारत का एजेंडा आगे रखा गया है, रिफॉर्म की बात करी गई है। जो बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा मुझे लगता है ये युवाओं के लिए बहुत चीज़ें दी गई हैं, उनको इंसेंटिवाइज़ किया गया है, खासकर रोजगार जो सरकार का लगा कि कैसे चीज़ें होंगी। लेकिन दो तीन बातें जो मुझे अभी भी लगती हैं कि सरकार के सामने जो सवाल थे जब बजट को पेश करने जा रहे थे कि सब्सिडी इतनी दी, गाँवों के लिए बहुत पैसा दिया लेकिन वोट नहीं मिला, महिलाओं के लिए योजनाएँ लाए, सरकारी खर्च को बढ़ाया फिर भी रोज़गार नहीं बढ़ा, निवेश को कैसे, बड़ा निवेश तो बढ़ाया गया बजट के अंदर, लेकिन रोजगार को जो अभी देने की बात करी उसमें से जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स है, जो पहली बार नौकरी फ्रेशर साहब आ रहे हैं, अमूमन दिक्कत कंपनी में यही होती है कि जो पहली बार वो नौकरी पा रहे हैं उनको नौकरी कंपनी से हिचक रही थी। तो स्टार्टअप के लिए जिन्होंने एक एंजल टैक्स की जो बात करी वो हटाया, तो लग रहा है कि सरकार रोजगार बढ़ाने को लेकर बड़ी कटिबद्ध दिखी इस पूरे सेक्टर के अंदर। उनको लगा महिलाओं को लेकर उन योजनाओं में कोई बहुत बड़ा बढ़ावा नहीं करा गया, पर हाँ महिलाओं का फोकस जिसका तसी रखा गया है। सरकार ने विज़न दिखाने की कोशिश करी, खाली अगर दो योजनाओं को छोड़ दें, बिहार और आंध्र प्रदेश वाला मामला, तो वहाँ पर सरकार थोड़ा बहुत झुकती दिखाई दी। या अपने बजट में इलेक्शन बजट आप बोल सकते हैं कि इलेक्शन का दबाव था या गठबंधन की सरकार का दबाव सरकार के अंदर दिखाई दिया। लेकिन बाकी मामलों में अगर देखें तो सरकार ने एक भविष्य का खाका खींचने की कोशिश करी है और एक रिफॉर्म बजट दिया है, स्पेंडिंग बढ़ाने वाली बात करिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। स्कंद जी, क्या लग रहा है, कैसा रहा ये बजट पूरा ओवरऑल? देखिए, एक बहुत पहले भी हम लोगों ने एक बजट पॉडकास्ट किया था, उसमें यही बात निकल के आ रही थी कि सरकार जो है मिडिल क्लास को जिस तरह से फॉर ग्रांटेड ले रही है पिछले 10 सालों से, और पूरी उम्मीद थी कि लेगी, और लगभग वही हुआ है। अगर इनकम टैक्स स्लैब की हम बात करें तो पता नहीं वित्त मंत्री जी ने कहाँ से डाटा दिया कि 2/3 लोग न्यू टैक्स रजीम में हैं, लेकिन पिछले साल तक का जो डेटा हमारे पास था उसमें तक 85% लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रजीम में ही हैं। ओल्ड टैक्स रजीम में पिछले 10 सालों में भी कोई चेंज नहीं हुआ था और 11वें साल में भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो टैक्स बर्डन है वो मिडिल क्लास को भी झेलना पड़ेगा। आपको बताते, जो इनकम टैक्स से जो गवर्नमेंट की इनकम है वो हमेशा से नंबर 3 पे रहती थी, लेकिन इस सरकार में आज की डेट में जो सबसे अधिक सरकार टैक्स उगा रही है वो इनकम निजी आयकर से, यानी हम लोगों से, मिडिल क्लास और लोगों से उगा रही है। उसको एक बेनिफिट की उम्मीद थी, वो बेनिफिट की उम्मीद नहीं मिली। जो इन्होंने बढ़ाया भी है, जो न्यू टैक्स रजीम में बढ़ाया है, तो बहुत मामूली सा, एक जो 50 से 2.5 लाख तक की टैक्स स्लैब को 3 लाख कर दिया है, और साथ में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो भी सिर्फ न्यू टैक्स रजीम में 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया। साथ में पिछले साल एक क्लॉज था जिसमें कि अगर टोटल इनकम 7 लाख तक बन रही थी अगर एक व्यक्ति को, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी 0 हो जाती थी। इस बार अभी फाइनेंशियल बिल में मुझे वो दिखा नहीं है, ना बजट भाषण में कोई जिक्र है, तो इस क्लॉज को भी देखना पड़ेगा। अगर वो क्लॉज हटता है तो यानी अगर 5 लाख रुपये भी जो कमा रहा है, यानी जो 50,000 रुपये महीने से भी कम कमा रहा है, उसको भी न्यू टैक्स रजीम में टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिल्कुल टैक्स के मोर्चे पर एक ये बड़ी मतलब निराशा भरी खबर है। साथ में जो शेयर बाज़ार में एसटीटी को बढ़ाने की बात तो चली थी कि फेंडो में बढ़ेगी, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 10% बढ़ा के 12.5% कर दिया है। एक लिमिट उसमें और बढ़ाई है कि अभी तक 1 लाख तक की जो इनकम वो होती है, कैपिटल गेन होता था, वो फ्री होता था, उसको 1.25 लाख कर दिया है। तो वो उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी एक टैक्स स्लैब बढ़ा है। अगर किसी को 5 लाख रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा होता है साल में तो उस पर टैक्स बढ़ेगा। साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% बढ़ा के 20% कर दिया है। तो टैक्स के मोर्चे पे हम कहेंगे जो मिडिल क्लास है, जो इन्वेस्टर क्लास है, उसके लिए बजट निराशा भरा रहा है। सर, आप इसका जिक्र कर रहे थे कस्टम ड्यूटी का, क्या बदलाव आया इस कस्टम ड्यूटी में? कस्टम ड्यूटी में जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री हमारी जो है बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को रोज़गार देती है, और इनकी बहुत लंबे समय से मांग थी कि जो सोने चांदी पे जो कस्टम बढ़ा दिया गया था उसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इस बार बजट में वित्त मंत्री ने जो इस पे कस्टम ड्यूटी घटाई है सोने चांदी, प्लेटिनम और वैल्यूएबल जो पत्थर हैं इन पे, तो इसकी वजह से आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में निवेश बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा और लोगों को मतलब राहत मिलेगी। जी, अभी जैसा स्कंद ने बताया सर कि जो चीज़ें हुई टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस हुए न्यू रिजिम में,
अगर मैं एज अ मिडिल क्लास पर्सन अगर मैं चूज़ करना चाहूँ किस रिज्यूमे कौन सा ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, नया वाला या पुराना वाला टैक्स स्लैब, इसको थोड़ा सा बता दीजिए विस्तार से। देखिए, अभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम में बढ़ा है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है, तो उससे नेट जो फ़ायदा है नेट रिजीम वालों को 17,500 रुपये का होगा, उनकी इतनी बचत होगी। अब रही बात न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, दोनों में से कौन आप लेना चाहते हैं, तो अगर आप सेविंग्स में पुरानी ओल्ड रिजीम में जो सेविंग्स की जितनी सारे ऑप्शंस हैं कि आप एटीसी में आप उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं, होम लोन का पूरा इस्तेमाल करते हैं, जो आपको ब्याज पर होम लोन के ब्याज पर जो सारा मिलता है छूट मिलती है, वो सारी अगर छूट आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप उसके एलिजिबल हैं, तब हो सकता है ओल्ड रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद हो। वरना अगर आप उतनी सेविंग्स नहीं करते हैं तो हो सकता नई रिजीम आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। मैं एक एक बार सबसे वापस ये चीज़ पे बात करूँगा कि मिडिल क्लास को क्या मिला है। लाइफ है बिल्कुल। हाँ, मिडिल क्लास बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत बड़ी, जैसे जो स्कंजी एक बार पॉइंट कह रहे थे कि आपको जो इनकम टैक्स की एक बड़ी उम्मीद मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा टैक्स से उम्मीद होती है, वो उनको दिखाई इस योजना में नहीं दी। सब चीज़ें उनके भविष्य का खाका खींचना है। अगर आप सिर्फ रोज़गार की बात करें तो बजट की बड़ी चीज़ रोज़गार ही है कि 4.1 करोड़ लोगों को आप रोज़गार मुहैया कराएंगे, तो मिडिल क्लास को क्या है कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक फ़ायदा दिखाई देता है, खासकर फर्स्ट टाइमर जॉब वालों के मामले में। या फिर चूँकि आप स्टार्टअप की बात करें तो वो बड़ी कम संख्या में लोग लगाते हैं कि कॉलेज से पढ़ाई करें फिर स्टार्टअप लगाएं, इनोवेशन सेंटर खोलें। थोड़ा आवास के तौर पे फ़ायदा दिखाई देता है अगर आप ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं या ग्रामीण इलाकों का शहरी में, चूँकि अभी आप उस तरह से स्कीम में का क्लैरिटी नहीं आई है कि आप किस तरह से इंसेंटिवाइज़ करेंगे, 2.5 लाख रुपये की छूट देंगे या नहीं देंगे, तो वैसा फ़ायदा सिर्फ ग्रामीण इलाकों में या अर्बन एरियाज़ में आपको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो दवाइयाँ सस्ती करी हैं वो भी बड़े फ़ायदे की बात है। जो विवेक जी कह रहे थे कि जैसे मोबाइल चार्जर, उन्होंने कुछ छोटे गिमिक खेले हैं, लेकिन वो गिमिक पूरी तरह से ना आपको सीधे इम्पैक्ट आज नहीं डाल रहे हैं। जो इम्पैक्ट सीधे डालता है वो टैक्स डालता है आपको। ये सब लॉन्ग टर्म योजनाएं हैं कि अगर मैं घर खरीदूंगा तो मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन वो फ़ायदे सीधे नहीं हैं, वो फ़ायदे डायरेक्ट नहीं दिख रहे हैं, इनडायरेक्ट फ़ायदे दिख सकते हैं। तो जैसे महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, 3 लाख करोड़ रुपये दे दिया आपने, स्कीम खोलिए तो उस स्कीम के तहत, सिडबी के तहत, लेकिन वो सीधे फ़ायदे होने चाहिए थे, टैक्स में राहत मिलनी चाहिए थी, खासकर पुराने में, क्योंकि आपने सेविंग्स जो थी उसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे एक तरह से। आप इस डिज़ाइन में देखें तो उसको करना चाहिए, स्पेंडिंग पर ज़्यादा फोकस है कि इस लोग खर्च का अधिक करें, तो वो एक अलग इकोनॉमी की बात है। और सरकार के पीछे क्या मंशा रखती है वो सरकार जानती है, पर हाँ टैक्स पे राहत मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, क्या लग रहा है इस बजट में और क्या हो सकता था जो नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो टैक्स में राहत की थी, क्योंकि हम कई पिछले एक होता है 1 साल 2 साल की बात नहीं होती, पिछले 10 सालों की बात है, और 10 साल में मिडिल क्लास पे बर्डन बढ़ा है। और अगर जो हम कहते हैं ना डिमांड मार्केट में जो बातें होती हैं कि अभी के शेप रिकवरी की बात हो रही है, तो के शेप रिकवरी में कई बार हमने देखा है कई राजनेता ये कहते थे कि ऊपर के अमीर होंगे फिर गरीब बढ़ेंगे, बट के शेप रिकवरी का मतलब ये नहीं होता। के शेप रिकवरी का मतलब होता है अमीर होता है और गरीब होता है। तो जो गरीब होता है उसकी वजह से डिमांड जा रही है। आज के डेट में जो 2 वर्ग है, देखो गरीब वर्ग तो को सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जो एक्सपेंड होता है ना इकोनॉमी में, एक्सपेंडिचर जो है वो मध्यम वर्ग से आता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका अपर वर्ग उसका मास बहुत कम है, बहुत छोटे लोग हैं, मतलब संख्या बहुत कम है, पैसा खूब खर्च कर सकते हैं बट संख्या कम है। तो ज़्यादातर इनकम जो है मिडिल और अपर मिडिल क्लास से आती है। बट अगर उनके पास आप टैक्स को आप पैसे नहीं छोड़ेंगे, अगर आप उनकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो डिमांड कहाँ से आएगी। और ये सरकार के सब बड़ी समस्या जो हमेशा से आ रही है ना कि यहाँ सप्लाई साइड पे तो लगातार काम हो रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ाने के लिए जो एक इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना वो दूर नहीं हो रही है। और इसकी प्रॉब्लम की वजह क्या है, एक तो आपके जो टैक्स रेट इतने ज़्यादा हैं। अच्छा, आप सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं है ना यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में हमने पिछले साल ही की स्टडी करी थी कि करीब 40% तक जो है आदमी आज के डेट में जो इनकम आ रही है वो टैक्स जा रहे हैं। क्योंकि आप एक इनकम टैक्स लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी देख लीजिए आप, उसके अलावा पेट्रोलियम पर जो टैक्स है वो बिल्कुल अलग है, वो कहीं काउंट नहीं होता। आज की डेट में पेट्रोलियम पर लगभग 100% टैक्स है, यानी अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल डला रहे हैं तो आप 50% ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं उसमें। तो ओवरऑल एक आदमी अगर 1 लाख रुपये किसी की मंथली इनकम है तो उसकी उसमें से आप 20,000 से 25,000 रुपये तो डायरेक्ट वो टैक्स के रूप में चले जा रहे हैं। तो वो डिस्पोजेबल इनकम कहाँ से आएगी। और अगर आप महंगाई एडजस्टमेंट की बात करें तो अगर आप टोल टैक्स भी लगाते हैं ना तो उसको भी सरकार ने अनुमति दे रखी है कि हर साल वो महंगाई के हिसाब से अपना टोल बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ महंगाई बढ़ रही है बट जो टैक्स रिबेट या रिलीफ टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिली।
सर आपको क्या लग रहा है इस बजट में और क्या क्या हो सकता था? देखिए, अब मुझे लगता है कि बजट में सरकार ने देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां थी और जो विकास का उनका एजेंडा है 2047 का, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है। बेसिकली क्या है कि एक तो आपको विकास के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, और जैसे एग्रीकल्चर में फोकस, रोजगार, बाकी अब जैसे एग्रीकल्चर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलें ख़राब हो जा रही हैं। तो जैसे मतलब बहुत उन्होंने फोकस किया कि हमको रिसर्च पे इसमें पैसा खर्चा करना है, हम 32 नई फसलों की बीज लाएंगे और 109 वानिकी हॉर्टिकल्चर में नई प्रजातियां लाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अच्छा फोकस कदम है। और इस बार एग्रीकल्चर पे फोकस उन्होंने जो किया है, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि देश के 50% लोगों को रोज़गार एग्रीकल्चर में मिल रहा है और निवेश हमारा वहाँ उतना उस हिसाब से बहुत कम है। तो अगर उधर फोकस कर रही गवर्नमेंट तो निश्चित तौर पे एक बड़ी वर्ग को राहत मिलेगी उससे। दूसरा, रोज़गार एक देश के सामने बड़ी चुनौती है आज की डेट में। जैसे कि स्कंजी ने कहा कि डिमांड एक बहुत बड़ा मार्केट में है नहीं, कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है पर कंपनियां नया निवेश नहीं कर रही हैं, नए रोज़गार इसीलिए पैदा नहीं हो रहे हैं। कंपनियां इसलिए निवेश नहीं कर रही हैं, उनको ये दिख नहीं रहा कि अगर हम नई फैक्ट्री लगा देंगे तो खरीदार कहाँ है उसके लिए, और वो खरीदार तब तक नहीं होंगे जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा। तो उसके लिए जो रोज़गार पर इन्होंने फोकस किया, लोगों के हाथ में अगर पैसे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर चीज़ें आगे बेहतर होंगी। सर क्या कहना है? अब बजट में दो फोकस साफ दिखते हैं। एक तो कृषि का, जैसा विवेक जी ने भी बताया, और दूसरा रोज़गार बढ़ाने के उपाय जो किए गए हैं वो। तो ये दो फोकस तो दिखता है, लेकिन जो कमी दिख रही है कि जो मध्य वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं है इसमें। मतलब अब एक सिर्फ टैक्स में नई रजीम में जो है सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा है 17,500 का। इसके अलावा मध्य वर्ग को बहुत कुछ इसमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि वो इकोनॉमी में सबसे अधिक डिमांड जो क्रिएट करता है मध्य वर्ग ही करता है। तो उनके लिए अगर कुछ और चीज़ें होती तो जैसे सरकार का ही आंकड़ा है कि भाई जो सेविंग्स अपनी है, जो इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो लगातार घट रही है। अभी पिछले 2 साल में उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, उससे पहले लगातार घट रही थी। तो और एक ये उसमें एक ये सवाल उठ रहा था कि भाई जब लोगों के पास बचत नहीं होगी तो वो खर्च कहाँ करेगा। तो जो एक उसकी वजह से जो डिमांड साइड में की जो समस्या आ रही थी, तो एक उम्मीद थी कि डिमांड बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास होंगे, तो वो प्रयास भी नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा कुछ बड़ा कदम नहीं है कि जिससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी ज़्यादा, क्योंकि जब नौकरियां मिलेंगी तब लोगों को हाथ में पैसे आएंगे, वो बहुत आगे की बात है। तो इमीडिएट ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है कि मतलब इकोनॉमी में डिमांड एकदम से बूस्ट होगा। बिल्कुल, जैसा कि सबने बताया कि ये बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ था, युवाओं के लिए रोज़गार की बात की गई है, इंटर्नशिप की भी बात की गई है, लेकिन मिडिल क्लास को जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक इस बजट में कुछ खास नहीं मिला। ये ओवरऑल जो सर ने सबने समझाया वो हम आप तक लेके आए। आप लोग ने बात की, दैनिक जागरण को, सब दर्शकों को बताया बजट के बारे में, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग भी देखते रहिए दैनिक जागरण। थैंक यू।